हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अकाउंट्स एक ऐसा कंपोनेंट है ईपीएफओ में जिसको आप मिस करना या गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में। और यही रीज़न है आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज, एक्चुअल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए थे ईपीएफओ के ईओएओ 2023 के पेपर में। और इस बार तो ईओएओ और एपीएफसी का कॉमन सिलेबस है, तो यही क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन अब आने वाले एग्ज़ाम में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको गाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और कौन कौन से अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। इन सारी ही चीज़ों को आप समझ पाएंगे आज की वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और कंपोनेंट्स हम लेके चलेंगे अकाउंट्स और ऑडिटिंग का। चलो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ईपीएफओ आप सोच रहे थे कोर्स परचेज करने का, कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करने का, तो ये सबसे सही टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपको अप टू 80% ऑफ प्रोवाइड कर रही है एडुटैप। और इसकी वैलिडिटी है 1 से 3 सितंबर 2025 तक। ईपीएफओ में फ्लैट 60% ऑफ है। आपको कोड यूज़ करना है सेप्टेम्बर 60, तो आपको कोड ये आप यूज़ करोगे तो फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा। क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, वो आप उसमें भी आप यही जो है कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट फ्लैट 60% ऑफ। चलो भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, अकाउंट्स कंपोनेंट का, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्री के बारे में बताता है कि कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये हमको गाइडलाइंस देते हैं, ये हमको रूल्स देते हैं जो हमको फॉलो करनी है अकाउंटिंग करते टाइम पे। तो जब भी हम कॉस्ट एंड इन्वेंट्री को अपने अकाउंट्स बुक में रखेंगे, पीएल अकाउंट में रखेंगे, तो उस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये आंसर नहीं है इसका। अब आगे के ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हम कौन कौन सी कॉस्ट रखते हैं। बड़ी ध्यान समझना। हमने रॉ मटेरियल्स खरीदा अपने सप्लायर से और उससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे फिर बेचेंगे मार्केट में। तो जो इन्वेंट्रीज हमने खरीदी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जो हमने खरीदी, उसकी कॉस्ट में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, मतलब एक्सपेंसेस में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे अपने पीएल अकाउंट में। इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस तक लाने तक जो भी हमने खर्चे किए हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चे किए होंगे, है ना, तो उसको सप्लायर के वहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी खर्चा हुआ है, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा हुआ है, वो सारे के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे। तो पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज। देखो लिखा है ना, दैट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो अगर प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने तक उस कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो कॉस्ट लगेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। बी, स्टोरेज कॉस्ट विच आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। अब ये बोल रहा है कि आगे प्रोडक्शन करने के लिए जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा या फिर आपने कुछ बनाया मान लो, लेकिन अगला प्रोडक्शन स्टेज करने के लिए जो आपका स्टोरेज है वो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, वरना आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो ये ज़रूरी कॉस्ट है ना, तो इसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लेके जाओगे। तो स्टोरेज कॉस्ट विच आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, जो मैंडेटरी कॉस्ट है, जो ज़रूरी है करना, उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लेके जाओगे। जो ज़रूरी नहीं है उसको नहीं लेके जाओगे। तो ज़रूरी जो नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो पीएल में जाएगा, बाकी एक्सपेंस में, बट वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा। लेकिन ये कॉस्ट है जो मैंडेटरी है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको स्टोर करना ज़रूरी था, बी वाले ऑप्शन में, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाएगा, ठीक है। तो बी इज़ द ऑप्शन। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं जाएगा, इसको अलग से शो करोगे। इसी तरह से ड्यूटीज़ टैक्सेस जो होती हैं वो सारी अलग से शो करोगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं परचेजेस में जो रिकवरेबल हैं, मतलब जो रिफंडेबल है। मान लो आपने जीएसटी पे किया था खरीदते टाइम पे, अभी जीएसटी आपको इनकम टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जो रिफंड आपको मिल जाएगा टैक्स का, वो आप कॉस्ट में थोड़ी डालोगे इन्वेंट्री के, क्योंकि उसका आपको रिफंड मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे ड्यूटीज और टैक्सेस पे कर रहे हो, मान लो कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो, मान लो फॉरेन से आ रहा है सामान को रॉ मटेरियल, तब अगर आप टैक्स दे रहे हो,
तो वो तो फिर आपका वापस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। अगर उस तरह का टैक्स है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में रखोगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने क्या बताया था, वो सारी चीज़ें रखोगे जो आप प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन लाने में एक्सपेंस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आएंगी उसमें, ये ड्यूटी भी आ जाएगी अगर वो रिफंडेबल नहीं है तो। लेकिन अगर रिफंडेबल है तो फिर कॉस्ट में लेके नहीं जाओगे, क्योंकि इसका पैसा तो आपको मिलने वाला है बाद में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज कॉस्ट। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा है, देखो इसमें कह रहा है एक डेयरी कंपनी है जो चीज़ बना रही है मिल्क से। थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मिल्क से आप चीज़ बना रहे हो, लेकिन जब प्रोसेस करते हो मिल्क को इनिशियली, उसके बाद सेमी प्रोसेस्ड जो चीज़ है आपका अभी फुली तैयार नहीं हुआ है, इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा टेम्परेचर कंट्रोल रूम में 3 महीने के लिए, ताकि फिर इससे आप चीज़ बना सको, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज कॉस्ट थी वो ज़रूरी थी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ये जो स्टोरेज कॉस्ट आपने 3 महीने के लिए की, ये मैंडेटरी थी। जब आप इन्वेंट्री निकालोगे वर्क इन प्रोसेस की, जब आपकी वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री निकालोगे, उसमें ये ऐड करोगे, ये स्टोरेज कॉस्ट भी ऐड करोगे, क्योंकि ये मैंडेटरी स्टेप है, ठीक है। अगर ये मैंडेटरी स्टेप नहीं करोगे तो आप चीज़ को बना ही नहीं पाओगे, फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जब भी आप वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री निकालने की कोशिश करोगे, उसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करोगे, तो उसमें ये वेयर हाउस जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको रखोगे, क्योंकि ये मैंडेटरी था प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म ऑन 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 को आपका ट्रायल बैलेंस है, दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई है 2,50,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिए हुए हैं 14,000 रुपये, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपको ऑलरेडी प्रोविजंस, ठीक है। मतलब ये बना हुआ आया है, पिछले सालों से बनते हुए आ रहा है आपके पास। डिस्काउंट भी दे रखा है 4,000। क्वेश्चन में आपको जो निकालना है वो निकालना है कि पीएल में इस साल कितना आप डेबिट करोगे, किससे रिलेटेड डेबिट, जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है और जो प्रोविजन बनाया है, इन सबको मिलाकर आप पीएल में कितना डेबिट करोगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो डिस्काउंट पहली बात जो आपने इस साल दिया है 31 मार्च 2022 तक, जो भी आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट क्या होता है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा इस डिस्काउंट की वजह से। तो 4,000 तो आपका डेबिट हो जाएगा सिंपली, पहले ये आ गया आपका आंसर। और क्या डेबिट करना चाहते हो देखते हैं, क्या लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल आपको डिस्काउंट अलाउ कर रखा है डेटर्स पे, डेटर्स को और डिस्काउंट दे दिया आपने, तो भाई और एक्सपेंस कर दिया आपने इस साल 20,000 का, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा हुआ है उसके अलावा भी आपने एक्सपेंस किया है, तो भाई इसको भी पीएल पे रखोगे, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में दिया हो चाहे ना दिया हो। जो दिया है उसमें उसकी पीएल में आपने एंट्री कर दी है, वो भी पीएल से डेबिट किया था। जो आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है ये 20,000, ये भी पीएल से डेबिट होगा, बट आपने अभी तक किया नहीं है, आप करोगे, बट है तो इसी साल का पीएल का पार्ट डेबिट का, हाँ। तो 20,000 ऐड ये भी कर दो। अब आपके पास बोल रहा है कि फर्म की पॉलिसी है कि इसको प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट टू डेटर्स, कितना बनाना है 10% ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस होगा उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 10% का। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना है 2,25,000, जी नहीं, 2,50,000 का जो बैलेंस है, क्या 2,50,000 है, जी नहीं, ये भी आंसर नहीं। 2,50,000 हमको ट्रायल बैलेंस में दे तो रखा है बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का, बट इस बैलेंस में अभी ये 20,000 हमने माइनस नहीं किया है, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चली हमको। तो अब बैलेंस हमारा 2,50,000 नहीं है, अब बैलेंस कितना है 2,50,000 माइनस जो एडिशनल हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, माइनस 20,000। तो आंसर है इसका 2,30,000, जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बचा हुआ है। कितना बैलेंस बचा है 2,30,000 बैलेंस बचा हुआ है। अब इस पर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। कितना प्रोविजन क्रिएट करना है 10% का, तो इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा भाई 23,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23,000 आपका प्रोविजन क्रिएट करना है आपको। 31 मार्च 2022 को आपको 23,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 14,000 का प्रोविजन तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 14,000 का प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपको बनाना था 23,000 का, एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा, जो उनका डिफरेंस है वो, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 9,000 आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे 9,000 आएगा। तो 9,000 का और पीएल में डेबिट होगा। अब इनको टोटल कर लो, 20,000 प्लस 9,000 इज 29,000, 4,000 और ऐड कर लो तो आ जाएगा 33,000। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 33,000। बात समझ में आती है, ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। जो मैंने किया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, वही काम कर रखा है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज अगेन फ्रॉम द इन्वेंट्री चैप्टर। जनवरी 1 में आपके पास इन्वेंट्री इन हैंड थी 200 यूनिट की,
7 रुपये का रेट था। जनवरी 8 को आपने परचेज़ किया 1100 इन्वेंट्री, 8 रुपये का रेट था। जनवरी 25 को आपने दोबारा परचेज़ किया 300 यूनिट, 9 रुपये का रेट था। जनवरी 6 को आपने बेच दिया 100 यूनिट, ठीक है, और जनवरी 9 को आपने 200 यूनिट बेच दी है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करते हो तो जनवरी 31 को वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या बची रहेगी। तो बड़ा इजी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो आपने पहले खरीदा वो पहले बेच दो आप। तो आपने जनवरी 1 को 200 यूनिट खरीदी थी, ठीक है भाई, और जनवरी 6 को 100 यूनिट आपने बेच दी है। आपको बतानी है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है कितना वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 31 जनवरी को। तो देखो पहले हमने अगर 1 जनवरी को 200 यूनिट खरीदी थी 7 रुपये में, 6 जनवरी को यही 200 में से 100 यूनिट बेच दी हमने। देखो लिखा है ना 6 जनवरी को कितनी यूनिट बेची है, 100 यूनिट बेच दी है हमने। तो अगर 6 जनवरी को कुछ बेच रहे हो तो कहाँ से बेचोगे, जो आपने खरीदा था उसके पहले जस्ट उसी से बेचोगे। इस 200 में से 100 आपने बेच दिया, कितना बचा आपके पास पहले लॉट का, मतलब ये पहले लॉट को अपने 1 जनवरी को जो 200 यूनिट खरीदी थी इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई आपके पास। हमारे पास बच गया सिर्फ 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री बच गई 100 यूनिट बेचने के बाद। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। अब 6 जनवरी को बेचने के बाद हमारे पास 8 जनवरी को फिर से 1100 की इन्वेंट्री खरीदी गई है, 1100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री खरीदी गई 8 रुपये में, ठीक है भाई। 9 तारीख को फिर से 200 इन्वेंट्री बेच दी आपने। अब जब 9 तारीख को आप 200 की इन्वेंट्री बेचोगे, 200 यूनिट की इन्वेंट्री बेचोगे, तो आप सबसे पहले वो बेचोगे जो सबसे पहले आपने खरीदा था। जब 9 जनवरी को आपने 200 यूनिट बेचा, सबसे पहले आप इस 1 जनवरी को खरीदी हुई इन्वेंट्री को ख़त्म करोगे। अभी भी 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री 1 जनवरी वाली बची हुई है, तो अब ये भी हट जाएगी, ये भी बेच दिया आपने। तो मतलब पहले लॉट में आपने जो 200 यूनिट खरीदी थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपने 9 जनवरी को 200 यूनिट बेचे थे। 100 तो आपने यहाँ से यूज़ कर लिए, बाकी 100 कहाँ से यूज़ करोगे। बाकी 100 यूनिट जो बेचोगे वो 8 जनवरी को जो खरीदा था वहाँ से बेचोगे। 1100 खरीदा आपने, 100 बेच दिया, कितना बच गया आपके पास 8 जनवरी वाला, भाई 1000 यूनिट बच गई हमारे पास। कितनी बच गई, 1000 यूनिट बच गई। पास में आती है, मतलब 6 जनवरी वाला भी बिक गया, 9 जनवरी वाला भी बिक गया, और 8 जनवरी वाला जो था हमारे पास उसकी 1000 यूनिट 1000 यूनिट हमारे पास भाई बच गई है। ठीक है, 1000 यूनिट बच गई और 1 यूनिट थी 8 रुपये की, तो मतलब टोटल जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है वो 8000 रुपये की बच गई। 25 जनवरी को हमने फिर से खरीदा 300 यूनिट। अब ये तो हम बेच ही नहीं रहे 25 के बाद, कोई कुछ हमने बेचा नहीं ना, और अभी भी हमारे पास कहीं डेटा नहीं दे रखा है कि हमने कुछ और बेचा हो। तो 25 जनवरी का जो भी हमने खरीदा वो वैसी का वैसी पड़ा रहेगा 31 जनवरी तक। तो यहाँ पे हमारी 300 की 300 यूनिट बची रही, 300 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दोगे तो 9 3 से 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 2700 आपकी 25 जनवरी वाली इन्वेंट्री बच गई, और 8 जनवरी वाली 8000 की इन्वेंट्री बच गई। दोनों को प्लस कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो देखो 8000 प्लस 2700 करोगे कितना आएगा, 10700। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10700 आपके पास इन्वेंट्री बची होगी 31 जनवरी को। ठीक है, ये देखो 10700 आ रहा है आंसर। अब इनने बहुत डिटेल में कर रखा है, और मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कैसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। चाहो तो ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, सेम चीज़ की है जो हमने की थी, बट मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अब आपको एक एनपीओ का क्वेश्चन आया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि 2021-22 में आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला होगा, कितने इस साल की इनकम है वो नहीं पूछ रहा है, कितना मिला होगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल 70 मेंबर्स हैं आपके, और इस साल जो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, ठीक है, डेटर से लिखा है ना, देयर आर 70 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन बोलो इसको, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। जो टोटल इस साल की इनकम होनी चाहिए वो एक्चुअली में 70,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, 70,000 होनी चाहिए। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 7, इस साल की इनकम आपकी 70,000 होनी चाहिए इस साल की इनकम। एनपीओ में आप इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन मिला कितना था, मतलब टोटल रिसीट्स कितनी हुई थी सब्सक्रिप्शन की। हाँ, इस साल की इनकम तो 70,000 हमको दे रखा है, बट आपको एक्चुअली में मिला कितना है इस साल, वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में।
70,000 आपकी इस साल की इनकम है, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना मिला है इस साल। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। अब इसमें देखो, जो आपको निकालना है उसको मान लो आप x, उसको क्या मानोगे आप x की आपको इतना इस साल मिल गया है। अब जो इस साल आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है वो पिछले साल का भी हो सकता है, जो इस साल कैश मिला वो अगले साल का भी हो सकता है, जो आपको इस साल कैश मिला, उसमें सारे चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, लेकिन जो इस साल की इनकम है वो आपकी 70,000 डायरेक्टली आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इस साल जो आपको पैसे मिले हैं वो पूरे x रुपीज़ मिल गए हैं। कितने मिल गए हैं? x रुपीज़ मिल गए हैं। लेकिन 21-22 का ही हमको इनकम दे रखा है 70,000। तो अब हमें देखना पड़ेगा कौन सी इनकम, कौन सा हमें जो रिसीट मिल रखी है इसमें से कौन सी पिछले साल की है, कौन से अगले साल की है, उन सबको हटाना पड़ेगा और जो इस साल की है उनको ऐड करेंगे बस। ठीक है भाई, तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2021 में, 2021 के एंड में, मतलब पिछले साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग था वो 16,000 था। मतलब ये 16,000 पिछले साल का था सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, लेकिन इसको दिया गया होगा 21-22 में, और ये चीज़ एक्स में इंक्लूडेड कर दी होगी हमने, क्योंकि हमने तो एक्स क्या लिखा है, जो भी इस साल मिला है, भले वो पिछले साल का है भले वो आगे वाले साल का है, सारा लिख दिया हमने। लेकिन इसमें से 16,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 16,000 हमें जो इस साल मिले हैं, जो एक्स में हमने रखा है, ये पिछले साल का था, इस साल का नहीं है। और हमें ये इक्वेशन बनानी है 70,000 के बराबर करना है। 70,000 क्या है? जो इस साल की इनकम थी, इसलिए हमने भाई इससे माइनस कर दिया अपना 16,000, क्योंकि ये ऐड नहीं होना चाहिए इस साल की इनकम में, बट हमने ऐड किया था एक्स में तो माइनस कर दिया। अब इस साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग था, मतलब 21-22 के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग था 18,000, मतलब वो इनकम रिसीट, ये जो इनकम है वो इस साल की है, 21-22 की है, बट हमें मिली नहीं है इस साल। तभी तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो हमें इस साल नहीं मिला है। तो इस साल मिलनी थी इनकम, बट इस साल की ही इनकम है बट हमको मिली नहीं, मतलब मिलेगी अगले साल 22-23 में। बट ये है तो पार्ट 21-22 का, 21-22 का पार्ट है, बट 21-22 में मिला नहीं है, मतलब एक्स में उसको इंक्लूड नहीं किया होगा। तो अब करना पड़ेगा भाई, इस साल की इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इस साल की इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और 18,000 हमने ऐड कर दिया भाई, सिंपल हो गया। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। अब बोल रहा है पिछले साल के एंड में, मतलब 2020-21 के एंड में आपको 31 मार्च 2021 को कुछ एडवांस पैसा मिल गया है 12,000 का। अब अगर एडवांस पैसा मिला है तो ये एडवांस पैसा किस साल का होगा? 21-22 का होगा। 20-21 में आपको एडवांस मिल रहा है तो किस साल का एडवांस मिल रहा होगा? 21-22 का मिल रहा होगा, और वही तो आप कोशिश कर रहे हो 21-22 की इनकम निकालने की। हाँ, तो 21-22 की इनकम को ऐड करना पड़ेगा, दोबारा 12,000 ऐड करो, 12,000 ऐड करो इस स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इस साल की इनकम में ये ऐड होगा, इसको इनकम में होना चाहिए, इसलिए एक्स में इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्स तो इस साल की रिसीट दिखा रहा है सिर्फ। ठीक है, बट ये 12,000 तो हमको पिछले साल ही मिल गया है, बट ये होना चाहिए इस साल का। ठीक है, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया इसको। अब फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, अब इस साल के, जिस साल की आपको निकालनी है वैल्यू, जिस साल की इनकम 70,000 दे रखी है, इस साल में आपको एडवांस मिला है 31 मार्च 2022 में 11,000 मिल चुका है आपको ये, लेकिन ये इस साल की इनकम थी नहीं, ये थी 22-23 की, क्योंकि आपको एडवांस मिला हुआ है। इस साल की इनकम है 22-23 की, इस साल की इनकम है नहीं, तो भाई एक्स में तो आपने इस 11,000 को इंक्लूड कर दिया होगा, और आपको इक्वेट करना है इस साल की इनकम के साथ, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, 11,000 को कर दोगे माइनस, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स का आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? 70,000 इस साल की इनकम थी, ठीक है, इस साल का आपकी इनकम थी 70,000 इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब जो इस साल आपको कैश मिला है, इसमें सारे अमाउंट है, पिछले साल के अगले साल के सारे अमाउंट है, जो पिछले साल के अमाउंट है अगले साल के अमाउंट है, उन सबको माइनस करते चलो, तो माइनस 16,000 किया हमने, और जो इस साल की इनकम है उसको ऐड करो, जो इस बार नहीं मिली है हमें अगले बार मिलेगी। ठीक है, या हमें पिछले बार मिल गई थी, उन सबको ऐड करो, 18,000 ऐड किया, इसी तरह हमने 12,000 ऐड किया था, और माइनस किया था वही 11,000 इसी तरह से। ठीक है, तो इन सबको आप ऐड और माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका 67,000। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन जो दिया है हमने क्या वही किया था? चेक करो, देखो 70,000 के इक्वल तो हमने किया था बिल्कुल, ठीक है किया था ना, और हमने एक्स भी माना था, हाँ माना था। अब देखो 16,000 क्या हमने माइनस किया था पिछली साइड में, देखो देखो माइनस कर रखा है 16,000, बिल्कुल सही है। फिर देखो क्या हमने 18,000 प्लस किया था, देखो हमने 18,000 प्लस किया है, बिल्कुल सही है।
फिर क्या हमने 12,000 को भी प्लस किया था? हाँ देखो 12,000 को भी प्लस किया है, बिल्कुल सही है, किया है ना। फिर क्या हमने 11,000 को फिर से माइनस किया था? हाँ बिल्कुल किया था, देख लो 11,000 को माइनस हमने यहाँ पे कर रखा है लास्ट में ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो 11,000 को भी माइनस किया था। फिर सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई 67,000। तो ये जो 67,000 है, ये हमने वो अमाउंट निकाला है जो हमको इस साल सब्सक्रिप्शन के लिए मिला है, बट वो सिर्फ इस साल का नहीं है, बात समझना। इस साल हमको सब्सक्रिप्शन का कैश इतना मिला है 67,000, पर ज़रूरी नहीं है कि ये कैश में इसी साल की इनकम ऐड हुई है। इस 67,000 में पिछले साल की भी कुछ इनकम ऐड है, अगले साल की भी कुछ इनकम ऐड है, और इस साल की जो इनकम होनी चाहिए, जो इनकम है वो 70,000 है, बट हमको एक्चुअल में मिला है कैश बेसिस में इस साल वो 67,000 मिला है, ये मतलब है इसका। ठीक है भाई, इसको रिवाइज कर लेना मल्टीपल टाइम्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉड अगर हुआ है तो रिपोर्ट इसको कैसे करते हो? तो रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज टू बी मेड बाय एन ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कब? जब अमाउंट कितना होगा फ्रॉड का, 20 लाख का फ्रॉड करोगे या उससे ऊपर करोगे तो क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप ऑडिटर हो तो, या फिर अगर 50 लाख से ऊपर का फ्रॉड करोगे तब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या 75 लाख से ऊपर अगर आपने फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या 1 करोड़ से या उससे ऊपर का अगर फ्रॉड हुआ तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आंसर है 1 करोड़ इसका। 1 करोड़ से अगर ऊपर फ्रॉड करते हो, कोई भी कंपनी करती है, और एज एन ऑडिटर अगर आपने पकड़ लिया उस फ्रॉड को, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 1 करोड़ एंड अबव, ठीक है। सो 1 करोड़ एंड अबव को आपका रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ तो किसको रिपोर्ट करोगे? तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करोगे, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करोगे, 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड है तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दोगे फ्रॉड के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 फॉर इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज व्हाट? तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहचानना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो पहले डेफिनेशन समझो क्या होता है, बड़ा ईजी सा है। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो अगर आप जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, जो अभी तक मिल रहा था उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो सिर्फ, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में बहुत सारे सालों तक, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आपने इंजन बदला है भाई मोटर का, इसको बहुत बढ़िया से ओवरहॉल कर दिया है, पूरा चेंज कर दिया है इसको, जिससे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाए। अब फ्यूल एफिशिएंसी आपको अगर अच्छी होती है तो इसका फ़ायदा आपको आने वाले सालों तक मिलता रहेगा, बहुत सालों तक। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो रही है ना, मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, आपके पैसे बच रहे हैं फ्यूल के आने वाले कुछ ईयर्स तक। तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर ये नॉर्मल रिपेयर्स होते जिससे आपका फ्यूल एफिशिएंसी ना बढ़ती, बट जो फ्यूल एफिशिएंसी थी पहले खराब होने के पहले वही रहती अगर, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। बट ये ऐसा एक्सपेंस है जिससे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, आने वाले सालों में और अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी आपको, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, तो हर बार कुछ ना कुछ सेव कर रहे हो, जो अभी तक सेव कर रहे थे उससे और ज़्यादा सेव कर रहे हो, तो और प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। इसका मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपको बताना है। अगर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है जो आपके असेट में लगता है, पीएल में डेबिट होता है, ये वैल्यूएशन ऑफ असेट से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा चलो बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टीयर कॉज बाय द यूसेज, ये भी सही है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है जिससे हमें ट्रू प्रॉफिट लॉस मिल सके, बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कोई प्रोसेस नहीं है वैल्यूएशन ऑफ एसेट का, डेप्रिसिएशन कॉस्ट अलोकेशन का प्रोसेस है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने एक बार में 1 करोड़ की मशीनरी खरीदी, अब इस 1 करोड़ की मशीनरी को आप एक बार में नहीं दिखा रहे हो अपने पीएल अकाउंट में, इसको एलोकेट कर रहे हो डिफरेंट ईयर्स में। मान लो 1 करोड़ की मशीन 10 साल तक यूज़ करने वाले हो, इस 1 करोड़ की कॉस्ट को आप 10 सालों तक एलोकेट करोगे। 1 लाख पहले साल, 1 लाख दूसरे साल, 10 लाख पहले साल, 10 लाख दूसरे साल, 10 लाख तीसरे साल, इस तरह से कॉस्ट की एलोकेशन कर दोगे, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 10 सालों में, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी आपने खरीदी है, इसको परचेज बुक में डाल दिया है जनरल प्रॉपर की जगह,
जब भी आप मशीनरी खरीदते हो क्रेडिट में तो आप जनरल प्रॉपर में एंट्री करते हो। जनरल प्रॉपर आपकी सब्सिडरी बुक होती है। बट अकाउंटेंट के प्रिंसिपल ढीले थे, उसको कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से पता था, उसने परचेज बुक में डाल दिया। उसने कहाँ डाल दी एंट्री? परचेज बुक में डाल दी। तो उसने एरर ऑफ प्रिंसिपल की है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है भाई। कंपनसेटिंग एरर तो वो एरर होती है जो आपकी एरर्स को छुपा दे, जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट ना कर पाए। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल हो आपके एरर्स होने के बाद भी, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो ये आंसर नहीं है। कमीशन होती है क्लरिकल एरर, जो गलती से हो गई हो। अकाउंटेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, उसको प्रिंसिपल्स आते थे, बट उसने क्लरिकल मिस्टेक कर दी, उसका फोकस नहीं था, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन का मतलब होता है कोई एंट्री करना ही छोड़ गए, भूल गए हो आप, पार्शली ओमिट कर दिया या कंप्लीटली ओमिट कर दिया है, तो वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज परसुएंट टू व्हाट। सी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती है। किसी ने आप पे केस कर दिया है, हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हम पे किसी ने केस कर दिया है, अभी हम केस हारे नहीं है, हो सकता है हार जाए, और अगर हम हार जाएंगे तो हमको इतना पैसे वापस करने पड़ेंगे जिसने हम पे केस किया है। तो हो सकता है हम हार जाए और हो सकता है हमको पैसे देने पड़े, तो ऐसे को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ऐसे केसेस को आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हो कि हमारे ऊपर किसी ने केस किया है, इतना पैसा हम हार सकते हैं। तो ये आपको दिखाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो आपको लॉस हुआ नहीं है। तो ये पीएल और बैलेंस शीट में आप डायरेक्ट तो दिखाओगे नहीं। कहाँ दिखाओगे? इसके जो अटैच्ड नोट्स होते हैं उसमें दिखाओगे। बट आप ये क्यों दिखा रहे हो? किस प्रिंसिपल के लिए, किस प्रिंसिपल के हिसाब से दिखा रहे हो? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए दिखा रहे हो? नहीं। मनी मेजरमेंट के लिए? नहीं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म? नहीं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर? यस। क्योंकि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपसे ये कहता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उन सबको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पक्का। ठीक है। और कौन सी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है? जिनसे यूजर्स का इम्पैक्ट, जिनसे यूजर्स का डिसीजन बदल सकता है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकाउंट बुक में शो करनी ही करनी पड़ेगी। तो डिस्क्लोजर की वजह से, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है, अदरवाइज ना देते आप, क्योंकि ये एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है आपको, इसीलिए आप खाली नोट्स में लिख के दिखा रहे हो बस, ताकि जो यूज़र्स हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसको इस बात का अंदाज़ा हो कि किसी ने हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा केस किया है, बहुत बड़े अमाउंट का केस कर रखा है और हो सकता है हम हार जाएं। ये दिखाने के लिए आप इसको खाली इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या चीज़ है? तो बड़ा आसान है। देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या शो कर रहा है आपको? अमाउंट। अगर ये ऐसा एक्सपेंस है, मतलब ये ऐसा एक्सपेंस है जो आपको देना था। आउटस्टैंडिंग रेंट पेमेंट का मतलब ये है, ये आपको रेंट देना था, इस साल का रेंट था बट आपने दिया नहीं। इस साल का रेंट देना था बट आपने दिया नहीं, कैश पेमेंट आप बाद में करोगे। तो इसको, ऐसे अमाउंट्स को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब यही है कि ये उस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए आप पेमेंट बाद में करने वाले हो। अब जिस बंदे को आप पेमेंट करोगे वो तो कोई पार्टी ही होगी ना, वो तो कोई पर्सनल अकाउंट ही होगा, और उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इसीलिए ऐसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो इस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप बाद में पेमेंट करने वाले हो। ये लॉजिक है इसका, इसीलिए इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट होते हैं, उसमें अगर आप कुछ प्रीफिक्स जोड़ देते हो, प्रीफिक्स मतलब उसके पहले कुछ जोड़ दिया आपने आउटस्टैंडिंग, या उसके बाद कुछ जोड़ दिया, जैसे अक्रूड, रेंट अक्रूड, ऐसे अगर पहले प्रीफिक्स जोड़ दिया या सफिक्स जोड़ दिया तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्सन जिसको हम पेमेंट करेंगे आगे जाके, या फिर उस पर्सन से हमें आगे जाके पेमेंट मिलने वाली है, पर वो रिप्रेजेंट किसी पर्सन को कर रहा है, किसी पार्टी को कर रहा है। इसीलिए इट्स आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट का नाम रखा गया है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आती है? नेचुरल पर्सन क्या होता है? एबीसी कंपनी लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, सोहन लिमिटेड, सब नेचुरल पर्सन है। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट असेट्स अकाउंट होते हैं जिनकी मनी में वैल्यू होती है, सारे असेट्स अकाउंट रियल अकाउंट में ही आते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके इनकम अकाउंट्स होते हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ये तीन क्लासिफिकेशन होते हैं ना हमारे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इस पर्सनल अकाउंट के अंदर के ही क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है,
ओके, सारे PYQs हमने डिस्कस कर लिए हैं EO AO 2023 के। तो अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने ब्रीफ में डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट्स, अभी हमारा काम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना नहीं है, अभी हमारा काम PYQ को डिस्कस करना था। अगर आपको पूरा सब डिटेल में चाहिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप फ्लैट 60% ऑफ अवेल कर सकते हैं। ये वाला कोड आप लगा सकते हैं September 60, ठीक है, और आपको EPFO में 60% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। अगर आपको कोर्स की ज़रूरत है तो आप वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हैं कोर्स। बस अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।